नमस्कार। यूपी तक में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं यूपी तक का खास शो यूपी की उड़ान। इस शो में हम बात करते हैं जिस तरह से यूपी में बदलाव आया है और कौन से बदलाव अभी जो है आने बाकी हैं, और सरकार जो है जो जो नीतियां बना रही उसका ग्राउंड लेवल पर कितना फायदा मिल रहा है, कैसे यूपी की तस्वीर बीते सालों में बदली है। बहुत सारे सवाल हैं और आज बहुत ही खास मेहमान इस शो पे हमारे साथ मौजूद हैं दिनेश गोयल सर। नेशनल प्रेसिडेंट हैं इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन के। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका यूपी तक में। थैंक यू वेरी मच सौरभ जी। थैंक यूपी तक ने आपने मुझे बुलाया और मेरी बात सुनने का और मुझे अपनी बात कहने का मौका देंगे, सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू। और आपसे शुरुआत करना चाहेंगे, आपसे थोड़ा आपके बारे में जानना चाहेंगे। मैं दिनेश गोयल, मैं उद्यमी हूँ और मेरा 40 साल का सफर, 40 साल की हमारी एसोसिएशन भी है और 40 साल का मेरा सफर है जी। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के साथ। और आज मैं इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन हमारी 8 स्टेट्स में अभी मौजूद है। और उसके अलावा हमारे टाइप्स हैं विद अदर एमएसएमई एसोसिएशन इन डिफरेंट स्टेट्स, जो जी। इसे हम A20 फोरम कहते हैं। तो एक सशक्त माध्यम है। कम से कम वी आर इम्पैक्टिंग मोर देन 1 लाख एमएसएमई एंटरप्रेन्योर्स और डायरेक्टली हमारी मेंबरशिप 16,000 से ज्यादा है। जी। तो हम लोग एक वाइड स्प्रेड प्रेजेंस, नॉर्थ में हमारी काफी प्रेजेंस। जी। नहीं सर, कैसी जर्नी रही है और कैसे इसकी शुरुआत हुई थी, थोड़ा सा इसके बारे में जानना चाहेंगे। जर्नी अगर हम 40 साल की बात करें तो शुरू से देखिए, उत्साहित तो हम लोग हमेशा ही रहे हैं, कोई भी जी। परिस्थिति हो, कोई भी बात हो। लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण हम लोगों के साथ सामने रहा है कि ओवर द टाइम परिस्थितियां काफी ग्लोबली चेंज हुई, जी। नेशन वाइड भी, ग्लोबली भी। और उसको हमारी सरकारों ने खासतौर से पिछले 12 साल में और यूपी में 2016-17 के बाद से काफी ज्यादा चेंजेस, एक विलिंगनेस थी चेंज करने की, सिर्फ मैनेज करने की नहीं थी। जी। जी। तो वो बदलाव यहाँ पर आया है। जी। तो इस जर्नी में हम लोग भी जुड़े हैं। हमारे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इतनी स्ट्रांग हुई है और हमारे को जो बेसिक इश्यूज थे कभी, वो तो खत्म हो गए। तो जी। एसोसिएशन भी बहुत प्रैग्मेटिकली कोशिश कर रही हैं कि किस तरह से जो लेटेस्ट पॉलिसीज आ रही हैं उसके अवेयरनेस में, उनको इम्प्लीमेंट कराने में, अपने मेंबर्स को और उत्साहित करने में, युवाओं को जोड़ने में, जी। युवा उद्यमियों को जोड़ने में काफी काम कर रही हैं। जी। सर, यूपी को कितने करीब से आपने देखा है और किस तरह का आपने बदलाव देखा है? या पहले अगर दिक्कतों की बात करें तो जो आप, क्योंकि 40 साल का आपका सफर भी रहा है, तो किस तरह की दिक्कतें आपने पहले जो देखी, हर्डल्स किस तरह की क्या आई? देखिए, पहले बैंकिंग का बहुत अच्छा माहौल नहीं था, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत डिस्टर्ब थी, हालांकि सभी सरकारें कोशिश करती थी। जी। लेकिन अब सार्थक प्रयास होने से काफ़ी चीज़ें चेंज हुई। नेशनल हाईवेज यूपी में अगर हम बात करें तो मैं करीब सभी जिलों में गया हूँ जी। और सभी जिलों में मैंने माल भी बेचा है। तो हमने ये पाया कि पहले जो चैलेंजेस थे, चाहे रोडवे से चलने में, कार से चलने में, आज वो चैलेंजेस खत्म हो गए। राहगिरी हो जाती थी, लूटपाट हो जाती थी रास्ते में, क्योंकि सड़कें छोटी थी, बात इंफ्रास्ट्रक्चर था नहीं। बिजली की उपलब्धता 12 से 14 घंटे से ज़्यादा नहीं थी। जी। आज 24 घंटे बिजली उपलब्ध है। सड़कें, 9 तो नेशनल हाईवेज आ गए हैं और एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं। और रेलवे का नेटवर्क भी बहुत स्ट्रांग हुआ है इस एरिया में। और लाइट्स की तो आप देख ही रहे हैं कि भी बहुत अच्छी सिचुएशन है। तो इस वजह से इंडस्ट्रीज की प्रोडक्टिविटी प्लस कंसल्टेंट्स भी काफ़ी मूव इन कर रहे हैं, जिसमें लीन मैनेजमेंट पे, एफिशिएंसी पर, नए प्रोडक्ट्स पर, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट पर काफ़ी काम हो रहा है। जी। तो इसी वजह से यहाँ के एक्सपोर्ट्स भी ग्रो हो रहे हैं। तो हमने देखा है कि हम लोग भी इसका पार्ट हैं। जी। किसी टाइम पर बहुत कम टर्नओवर्स करने पर भी हम बहुत संतुष्ट रहते थे। आज हम लोगों के अंदर एक एस्पिरेशन जग गई है, जिसमें हम महसूस करते हैं 200-400-500 करोड़ की टर्नओवर, आज एमएसएमई की लिमिट ही 500 करोड़ की हो गई। जी। तो हम लोग महसूस करते हैं कि ये लिमिट्स अब हमारे लिए हमें फिर बुरा महसूस कराती। तो एक एस्पिरेशन आ गई है सब में जी। कि आगे बढ़कर बड़ी टर्नओवर्स में काम करें और अपनी एफिशिएंसी से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर काम करें, स्किल डेवलपमेंट पर काम करें, जिससे प्रोडक्टिविटी की बात हो सके। इस पर काम कर रहे हैं और ये बदलाव सरकार के साथ मिलकर ही आ पा रहा है, उसके बिना नहीं हो सकता। सर, वो साल आप बता सकते हैं, वो साल कौन सा रहा होगा और किस तरह की दिक्कतें आती थी? जैसे अगर नोएडा की बात करें तो जो अगर हम 2010 2009 हाँ के आपको देखें तो लाइट की भी यहाँ पे एक बड़ी दिक्कत थी, रोड्स की तो खैर दिक्कत थी। और एक रीजन भी था कि जो इंडस्ट्री है वो आना नहीं चाहती थी नोएडा की तरफ भी। हाँ जी। बेसिकली हमें ऐसा लगता है कि किसी टाइम पे ऐसा था कि जब इंडस्ट्रीज के सामने ये चैलेंजेस होते थे कि भाई, ये छोटी सी उसने एसएसआई यूनिट भी अगर डाली, जैसे
जी। एसएसआई का कंसेप्ट है पहले, एमएसएमई से पहले। तो उसने लगा ली है तो वो बड़ा आदमी हो गया है। अब उसकी निगाहें, उस पर निगाहें कई प्रेशर ग्रुप्स की हो जाती थी। सब चेष्टाओं के बाद भी कहीं ना कहीं वो विक्टिम हो जाते थे। आज इश्यूज डिफरेंट हो गए हैं, डेवलपमेंटल स्टेज है। तो मुझे हमें अच्छी तरह मालूम है, डिमोनेटाइजेशन ने, जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन ने और हाईवेज के नेटवर्क ने, इन सब चीजों ने एक अलग टाइप का रोड मैप हम लोगों के लिए डेवलप कर दिया है फॉर ग्रोथ। और जब से डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में भी आई है, जी। उसके बाद से जो सिनर्जी आपस की बनी है दोनों गवर्नमेंट्स की, उसकी वजह से टोटल हम लोग और एम्प्लॉयमेंट सभी चीजें आप देखेंगे, डेटा बोलता है। जी। तो सभी चीजें मेरे बोलने वाली बात नहीं है। तो वो सभी चीजें बहुत नई दिशा में आ गई हैं। खासतौर से 2019 के बाद से तो इलेक्ट्रिसिटी का की उपलब्धता ही बहुत इम्प्रूव हो गई है। गवर्नमेंट जरूर 2017 में आई थी, लेकिन उनको एक दो साल में उन्होंने काफी बिजली का इसको बढ़ाया। एनएच चल रहे हैं, अभी भी कुछ एक्सप्रेसवे हम देख रहे हैं। कोई गोरखपुर से शामली का अनाउंस है, अभी गंगा एक्सप्रेसवे चालू हुआ है यूपी में। तो इन्होंने काफी स्पीड, हम लोग ने जेवर एयरपोर्ट आ रहा है, आ गया है जी। जी। एयरपोर्ट। 9 एयरपोर्ट्स या 10 एयरपोर्ट तो ऑलरेडी यूपी में अब काम कर रहे हैं डोमेस्टिक में। तो ये जो स्पीड बढ़ी है, ये स्पीड उन लोगों के लिए बढ़ाने की बात है जिसमें जो रियल में एंटरप्रेन्योर्स हैं, जिनका मन है कि इमीडिएट तेजी से बढ़ाएं, विकास के टूल्स बने तो वो उन लोगों को एक सपोर्ट मिली है इन चीजों से। तो मुझे लगता है कि वो एक एक आदमी 100 100 200 परिवार लेके आगे बढ़ता है, 500 500 परिवार लेके आगे बढ़ता है। तो उन लोगों की स्पीड आज बढ़ी है, तो वो बहुत बड़ी बात हो। जी। लेकिन सर, इसी शो में यूपी की उड़ान में अभी हाल ही में बात कर रहे थे, तो मेरठ के कारोबारी थे तो बता रहे थे कि उनका बर्फ का कारखाना था साल 2000 के आसपास, लेकिन लाइट की इतनी दिक्कत थी बिजली की कि अब जनरेटर से तो वो कारोबार चल नहीं सकता, तो उनको वो बंद करना पड़ गया था। तो ऐसा कुछ आपने भी देखा है इधर हाल के वर्षों में, शुरुआत में? देखिए, शुरुआत में जब हमने, जैसे मैं बरेली में बात करूं, तो बरेली में हमने जब प्लांट लगाए तो हमारे आसपास जो है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, तो 8 घंटे से ज़्यादा रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन में वो जी। बिजली उपलब्ध नहीं हो पाती थी। और हमारे पास बिजली नहीं थी, हम जनरेटर्स पे ऑपरेट करते थे पहले 5 साल। फ्रॉम 1999 टू 2005 6 तक तो हम लोग बिल्कुल ऑपरेट करे। उसके बाद फिर बिजली आई, बिजली की उपलब्धता भी बढ़ी और कुछ सेगमेंटेशन चेंज हुए, लेकिन 14 घंटे 15 घंटे 16 घंटे तक हम अचीव कर पा रहे थे। तो एक स्किल बेटर एक तरफ जाने की कोशिश हो रही थी, लेकिन वो पूर्णतया एक सोल्यूशन नहीं बन पा रहा था। जी। लेकिन विद टाइम, जैसे जैसे ये चीज हुई और परचेज हुई और ऑल्टरनेट एनर्जी के सोर्सेज भी क्रिएट हुए, तो मुझे लगता है कि उससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा हम लोगों पर। आज हमारे 24 घंटे में अगर 5 मिनट को बिजली चली जाती है जी। इंडस्ट्री में, तो हम लोग ह्यू एंड क्राई मचा लेते हैं। लेकिन पहले 8 घंटे भी नहीं होती थी तो हम लोग सेटिस्फाइड थे। हम लोग के पास, सबके पास प्रोविजंस थे जनरेटर्स के और चीज़ों के। जी। और उसका इम्पैक्ट डायरेक्ट कॉस्टिंग पे था। इस वजह से ही जी। हमारी ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस बहुत, ग्लोबल क्या डोमेस्टिक कॉम्पिटिटिवनेस भी बहुत डिस्टर्ब थी उसकी वजह से। जी। जी। लेकिन आज अच्छा हो रहा है, अच्छा माहौल बन रहा है। तो मुझे तो लगता है ये बहुत जी, जरूरी था। तो हम्म। लाइट से कितना इम्पैक्ट आ गया होगा कॉस्ट में, प्रॉफिट में कितना अंतर आया होगा? क्योंकि जब जनरेटर चलाना पड़ता है तो जाहिर सी बात है कि कॉस्ट तो बढ़ जाती होगी। अब कितना उससे फर्क पड़ गया है? देखिए, अगर हम बात करें लाइट की, तो इसको हमें एक होलिस्टिक व्यू में देखना पड़ेगा किस तरह से इसका इम्पैक्ट है। किसी टाइम पे डीजल सस्ता था, लेकिन वो बिजली के उसमें उसमें आता था, लेकिन था तो जी। इम्पोर्टेड ही। जी। तो जी। उसका ये हमारे नेशनल एक्सचेकर पे उसका असर था। इंडस्ट्री में जो बिजली के स्टेबल रहे हैं पिछले 5 6 साल में, प्राइसेस स्टेबल रहे हैं, जी। उसी ने काफी, और प्लस अवेलेबिलिटी रही है, तो प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट से सब चीजें दब जाती है। आज परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ पावर एंड फ्यूल हैज लोअर्ड बाय एटलीस्ट 40%। जी। तो वो एक रिलेटिविटी में देखेंगे, प्रोडक्शन एनहांसमेंट में देखेंगे, प्लस कॉस्ट कंट्रोल में देखेंगे, तो उसके हिसाब से काफी फर्क है। तो यूपी की तस्वीर कितनी बदली, क्योंकि एक वक्त था जब उत्तर प्रदेश को बहुत पिछड़े राज्यों में गिनती होती थी देश के, और एक एक तरीके से कह सकते हैं कि बिहार को झारखंड हो गया और उत्तर प्रदेश को एक ही प्लेटफॉर्म पर हम देखते थे। आज कितना बदलाव आप देख रहे हैं यूपी में हाल के वर्षों में? देखिए, अगर हम आज बात करें, तो हमारा जो जीडीपी ग्रोथ है यूपी का, और आज हमारे जो एक्सपोर्ट्स और इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है,
आज जो एक जीरो टॉलरेंस की स्थिति है, इससे एक बिल्कुल फेस चेंज हो गया है यूपी का। अब हम जब दूसरे प्रदेशों में जाते हैं या कहीं पर बात करते हैं ग्लोबली, तो ओके यू आर फ्रॉम यूपी। पहले वो हो सकता है हमारे को देखकर हमारी तरफ से मुंह मोड़ लेता हो, जी लेकिन आज हमारी प्रोफाइल थोड़ा सा चेंज हुई है। जस्ट लाइक इंडिया की इंडियंस की प्रोफाइल वर्ल्ड ओवर चेंज हुई है, यूपी की प्रोफाइल भी देश में चेंज हुई है, जी। और अच्छे के लिए हुई, बहुत बेटर। सर, योगी सरकार ने काफी पॉलिसी बनाई है कि ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री जो है अब उत्तर प्रदेश में आए और डेवलपमेंट तेज हो। और इन पॉलिसी में कोई एक ऐसी पॉलिसी जो आपको लगा हो कि हाँ, ये पॉलिसी या ये स्टेप जो था सरकार का, ये गेम चेंजर साबित हुआ, बहुत एक मेजर चेंज आया इससे? देखिए, पॉलिसी तो इन्होंने 28 से 29 पॉलिसीज इन्होंने इंट्रोड्यूस करी, जी जिसमें, और वो सब पॉलिसी प्रैग्मेटिक थी, और उनमें उन्होंने जो सरकार ने, यूपी सरकार ने जब किया, तो उसमें स्टेक होल्डर्स का पार्टिसिपेशन लिया, उन्हें एसोसिएशंस का ड्राफ्ट पॉलिसीज रेगुलेट कर कर उनमें सलाह ली, तो वो जी थोड़ा सा नजदीक पहुंच गई लोगों के, और उनका पूरा लाभ मिला। कोई चाहे वो फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी हो, चाहे एमएसएमई की पॉलिसी हो, चाहे आईडीसी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी हो, हमारी जी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से रिलेटेड सारा काम हो, तो उनमें बहुत वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक की पॉलिसीज थी, और तरह तरह की, चाहे फिल्म मेकर्स के लिए थी, या सोलर के लिए, हमारा ऑल्टरनेट एनर्जी के लिए रही, इवन फॉर एनीथिंग सिविल एविएशन के लिए रही। तो ये सारी पॉलिसीज ने मिलकर एक जॉइंट इम्पैक्ट जो है बहुत स्ट्रांग दिया है। जी पर मुझे लगता है जैसे फूड प्रोसेसिंग में अच्छा काम हो सकता है, टेक्सटाइल में अच्छा काम हो सकता है, तो सरकार का, और डिजिटल डिजिटल एक्सेस में, आईटी में अच्छा काम हो सकता है, तो गवर्नमेंट, और टूरिज्म में, तो इन चारों सेक्टर्स को गवर्नमेंट अच्छा पकड़ के चल रही है। और ये पॉलिसीज का खासतौर से, जैसे आप टूरिज्म का भी देखेंगे, जी तो इन्होंने काफी फॉरेन टूरिज्म को रोका है इंडिया में, स्पेशली द रिलीजियस टूरिज्म, तो बहुत जी। बड़ी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इसमें की हुई है। तो मुझे लगता है काफी इम्पैक्ट है इन चारों पांचों पॉलिसीज का मिला के। तो जो यूपी सरकार का एक लक्ष्य है $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का, तो जिस तरह से जेवर एयरपोर्ट आ रहा है, जिस तरह से तेजी से विकास कार्य चल रहे हैं नोएडा में हम देख रहे हैं स्पेशली, क्या लग रहा है ये लक्ष्य कब तक हासिल हो सकता है, जिस जो स्पीड है अभी सरकार? देखिए, मेरे को जहां तक लगता है कि 2030 का टारगेट था उत्तर प्रदेश सरकार का, जी पर उससे पहले ही ये लोग अचीव कर लेंगे, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन क्योंकि ये इनका अब जो बड़ा लक्ष्य इन्होंने तय कर लिया अपने सामने, जी विकसित भारत 2047, तो उसमें दे हैव टू मूव 5 to 6 टाइम्स। आज 35 से 40 लाख डॉलर की इकोनॉमी क्रिएट होनी है इंडिया की, तो उसमें 20% शेयर यूपी का भी रहेगा। जी तो जैसा हमेशा ही है, जब $5 ट्रिलियन में $1 ट्रिलियन की है, ऐसे 35 से 40 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी जब क्रिएट होगी इंडिया की, तो उसमें भी शेयर जो है 6-7 ट्रिलियन डॉलर का रहेगा। तो आज तैयारी सिर्फ 1 ट्रिलियन के लिए नहीं हो रही है। जी। आज गवर्नमेंट की तैयारी जो है नेक्स्ट बेंचमार्क के लिए है, कि उसके लिए कैसे हमें ओपन करना है अपने आप को। तो इस पर काम हो रहा है। दिनेश सर, एक ये जो योजना है, इसके बारे में जानना चाहेंगे, वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन, ये जो प्रोग्राम है ये क्या है और क्या इसमें है? देखिए, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है, ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है यूपी सरकार का। इन्होंने सभी जिलों को आइडेंटिफाई करके कि मेजर आर्टिजन्स या मेजर वर्कफोर्स किस एरिया में काम कर रही है, उस प्रोडक्ट को कैसे इन जनरल उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उनकी अर्निंग कैपेसिटीज बढ़ाने के लिए उनको कैसे कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स दें, कैसे जी उनका ओवरऑल ट्रेनिंग्स वगैरह और उनका मॉडल ग्रो कराएं, कैसे उनकी आय बढ़े, इसलिए उनको आइडेंटिफाई किया है। तो इसमें कुछ सेक्टर्स तो एकदम चल निकले हैं, खासतौर से जो एक्सपोर्ट लिंक सेक्टर्स थे उनका तो काफी अच्छा काम हुआ है, और जो डोमेस्टिक सेक्टर्स हैं उनमें भी कुछ सेक्टर में फूड प्रोसेसिंग, जैगरीज, ये सब चीजें हैं, कुछ इंजीनियरिंग गुड्स हैं और चीजें हैं। तो आप देखेंगे कि जो एक्सपोर्ट लिंक हुए हैं उसमें बहुत जल्दी अभी, वेस्ट एशिया क्राइसिस है पहले भी, और जब कुछ प्रॉब्लम आई थी, तो जी इमीडिएट पैकिंग, जब यूएस का टैरिफ का की प्रॉब्लम आई, टैरिफ इशूज आए डिफरेंशियल टैरिफ्स के, तो गवर्नमेंट के रिएक्शन बहुत फास्ट थे, रिस्पॉन्स टाइम वाज वेरी फास्ट जी टू सपोर्ट, लाइक पैकिंग क्रेडिट कैन बी सेटल्ड इन कैश बाय, इंस्टेड ऑफ फॉरेन अर्निंग ओनली। तो इस तरह की चीजों से उन्होंने जब ट्रेड को बचाया, तो वो एक अच्छी सपोर्ट थी फॉर इंक्रीजिंग द एक्सपोर्ट्स, जी हर चीजें। तो मुझे लगता है कि जो ओडीओपी में आज हम देखें, तो मेजर क्लस्टर्स जो काम कर रहे हैं, चाहे वो मिर्जापुर है, भदोही है,
चाहे कानपुर है, लखनऊ है, मुरादाबाद है, अलीगढ़ है, या नोएडा है, सहारनपुर है। तो ये सब जो मेजर क्लस्टर, आगरा, ये जो मेजर क्लस्टर्स हैं, इन्होंने काफी अच्छे लेवल पे काम किया है। और हर एक में आप ग्रोथ देखेंगे। अगर हम लोग पकड़ें तो खासतौर से नोएडा में जैसे जी मेडिकल हब हब दिया गया है, हम लोग हमेशा ही देख रहे थे कि 65,000 करोड़ का इंपोर्ट था मेडिकल इक्विपमेंट्स का जी पिछले वर्षों में। अब उसमें से अगर मेडिकल हब बन के नोएडा से उसमें रिप्लेसमेंट शुरू हो गई है, तो दैट्स ए वेरी गुड स्टार्ट। चाहे 5,000 करोड़ की हुई हो, लेकिन एक रिप्लेसमेंट का वैल्यू शुरू हो गई है। एंड वी हैव एम्पल स्कोप फॉर दैट। उसमें बड़ी बात ये लगी है कि भी साइमल्टेनियसली एक्सपोर्टर ऑफ वर्किंग, कि जो इनपुट्स या रॉ मटेरियल या इंजीनियरिंग गुड्स या उससे रिलेटेड इक्विपमेंट्स वो बाहर से इंपोर्ट भी कर रहे हैं फॉर असेंबली, उसको भी वो रेगुलर बेसिस पर यहाँ पर वेंडरिंग के माध्यम से, एमएसएमई वेंडरिंग के माध्यम से वो लोग जो है डेवलप करा रहे हैं फॉर रिप्लेसमेंट ऑल्सो। तो ये अगले 2-3 साल में बिल्कुल नीट एंड क्लीन जो भी एक्सपोर्ट हो रहा है आज, उसका जी 100% रिजल्ट इंडिया को ही मिलने वाला है, यूपी को मिलने वाला है। तो इस जी तरह से मोबाइल मोबाइल फोन्स में बहुत अच्छी प्रगति हुई है। इंजीनियरिंग गुड्स में गाजियाबाद में बहुत अच्छी प्रगति हुई है। ओडीओपी है गाजियाबाद का इंजीनियरिंग गुड्स। तो इस तरह से हम देख स्पोर्ट्स गुड्स में मेरठ में काफी प्रगति हो रही है। और अब तो यहाँ पर गेम भी अनाउंस है 2035 में, जी तो उसकी भी तैयारी हो रही है। 2030 में शायद कॉमनवेल्थ भी है, तो उसके लिए भी इमीडिएट तैयारियां चल रही हैं। तो इससे इस पूरे क्लस्टर को बहुत बड़ा इम्पेटस मिलने वाला है। जी आज दे आर ट्राइंग कि आज उनकी तरफ से हमारे पास क्या डिमांड है, उनकी तरफ से ये डिमांड है कि ऑलरेडी जो फेज 1 फेज 2 पूरे हो चुके हैं, फेज 3 के लिए इंडस्ट्रियल लैंड दिलवा दीजिए स्पोर्ट गुड्स सेक्टर के लिए। जी तो इस तरीके की चीजें ऑलरेडी इन्वेस्ट यूपी काम कर रही है, इस पर आईडीसी काम कर रहे हैं। तो मुझे दिख रहा है कि ये चीजें आज एंटरप्रेन्योर डिमांड कर रहा है, इसीलिए कि वहां पर स्कोप बढ़ गया है। तो आई एम सीइंग वेरी पॉजिटिव साइन। मुरादाबाद से एक्सपोर्ट बहुत बड़ा है, जी अलीगढ़ से काफी बड़ा है। लेदर का पर नई पॉलिसी आ रही है जिसमें 50 करोड़ से ऊपर के प्रोजेक्ट पर काफी अच्छा सपोर्ट गवर्नमेंट देने जा रही है। तो ये सब चीजें मिलकर ही यूपी शाइनिंग की तरफ जाने वाला है। मुझे लगता है ये विकसित भारत का बहुत बड़ा पार्ट होगा। जी फिर सर, आज अगर किसी कोई दिक्कत आती तो आपको सरकार से कितनी मदद मिल पाती है, और क्या उसमें कुछ समय लगता है, और कैसा सपोर्ट आप पा रहे हैं सरकार का? देखिए अभी जैसे हम लोग बात करें बॉटलनेक्स को रिमूव करने के लिए, जी तो हमारे यहाँ निवेश मित्र 3.0 अभी हाल में ही शोकेस हुआ है, जी जिसमें बहुत सी कंप्लायंसेस खत्म की गई हैं। बाबूगिरी उसमें खत्म हुई है, जी जी और भी चीजें उसमें खत्म हो रही हैं। और ओवरऑल स्ट्रक्चर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ लेबर के बारे में भी गवर्नमेंट चिंतित है, उस पर भी काम हो रहा है। और कुछ प्रैक्टिसेस हैं जिन पर अभी भी बातचीत करते हैं हम लोग, तो गवर्नमेंट सुन रही है। दे आर जी गिविंग टाइम, दे फर्स्ट हैंड टाइम देने की कोशिश कर रहे हैं, सुनने की कोशिश कर रहे हैं। और सॉल्यूशंस इन नॉट इन मंथ्स और ईयर्स, इन जी डेज आ रहा है। तो सॉल्यूशन इन डेज भी आ रहे हैं। तो जो चीज नहीं हो सकती, हम लोग ऐसा नहीं सोच सकते कि 100% हमने जो चीज डिमांड करी जी वो सही हो। एक रीजन के लिए सही हो सकती है, दूसरे रीजन के लिए कोई और प्रॉब्लम हो सकती है उसमें। जी जी लेकिन हाँ, डेफिनेटली 60-70% सोल्यूशन सामने आ रहे हैं। तो नहीं सर, आपने देखा जैसे मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा, जिस तरह से ईरान और अमेरिका की अभी भी दिक्कत चल रही है स्टेट ऑफ हार्मूज पे लेके, तो कच्चे माल की कीमतों में उछाल आया है, बहुत सा इम्पैक्ट तो पड़ा है इंडस्ट्री के ऊपर। इसमें सरकार किस तरह से सपोर्ट कर पा रही है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, कुछ तो हेल्पलेस सिचुएशन इसमें बनी ही है। बेसिकली जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे मान लीजिए बाहर रिफाइनरी ही डिस्टर्ब हो गई हो, तो जी उससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स इंपोर्ट हो रहे थे वो हो ही नहीं पाएंगे, चाहे वहां पर पीस भी हो जाए। जी तो किसी भी वॉर का इम्पैक्ट तो नेगेटिव आता ही है। और ये तो ग्लोबल इम्पैक्ट है, कोई सिर्फ इंडिया पे ही नहीं है। जी जी लेकिन इंडिया बीइंग ए बिग एक्सपोर्ट इंपोर्टर ऑफ दीज थिंग्स, तो उसका उस पर भी इम्पैक्ट काफी है, खासतौर से प्लास्टिक गुड्स में, या डिटर्जेंट या केमिकल इंडस्ट्रीज में, एंड पेट्रोलियम इंडस्ट्री में सब चीजें हैं। लेकिन हम लोगों की भी जिम्मेवारी इस चीज में बन रही है आज इंडस्ट्रीज में, कि जो भी स्कोप खुल रहा है उसमें कहीं ना कहीं हम लोग, अगर सरकार की ये इस चीज पर हमें सपोर्ट मिल जाए कि ठीक है भाई, वो खुल जाने के बाद भी किसी ने आज प्रोजेक्ट निवेश किया, तो जी उसको चाहे वो एथेनॉल ब्लेंडिंग ही हो, चाहे कोई और चीजें हो, तो उसको सपोर्ट मिलेगा अगले 5-7 साल, तो वो डूब नहीं जाएगा। जी पैसा पता चला आज मैंने बैंक से लोन लेके कोई प्रोजेक्ट लगा लिया,
और मेरे साल भर के अंदर सब चीजें नॉर्मलाइज हो गई और हम फिर विफल हो गए। तो हमें किस तरह से 5 साल तो कम से कम सपोर्ट मिले, जिससे जी 3 साल 4 साल में तो पेबैक ही आ पाता है किसी भी चीज का। तो वो सपोर्ट के बारे में हम जरूर विचार करना चाहते हैं सरकार के साथ बैठकर, कि जिससे कि एक लॉन्ग टर्म विजन इंडस्ट्री को भी दृढ़ता के साथ डिसीजन ले सके जी। और इन्वेस्टमेंट्स कर सके। और इन्वेस्टमेंट की दिक्कत नहीं है गवर्नमेंट के सामने। बात है कि उनकी कंसल्टेंट्स और उनके सपोर्ट मिल जाए पॉलिसी रिलेटेड, तो काफी कुछ काम इसमें हो सकता है। तो एमएसएमई की अगर बात करें तो अभी किस तरह की दिक्कतें फेस कर रहे हो, और आपका 2030 तक का इस सेक्टर को लेके क्या विजन रहने वाला है? देखिए, हमारा ये मानना है कि एमएसएमई में जो सबसे बड़ी, आज अगर हम बात करते हैं, कंपेयर करते हैं एमएसएमई विज यूरोप और चाइना, जी तो हम लोग ऐसा कोई दिक्कत यहाँ हम लोग नहीं महसूस करते, क्योंकि हम लोग यूज टू हो गए अपने काम में, वर्किंग में, और उसी में अपनी एफिशिएंसी देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। जी लेकिन व्हेन वी हैव टू compete द वर्ल्ड, तो वी हैव टू सी टू देम ऑल्सो कि व्हाट दे आर डूइंग। तो उनके यहाँ लैंड और बिल्डिंग्स की कॉस्ट नहीं है, और उनके यहाँ जब वो लीज भी करते हैं तो इट इज सो इजी ये लीज, कि उसमें हर वक्त पर कोई इंटरफेरेंस नहीं है। जी तो हम लोग ये महसूस करते हैं, अगर लीज भी बिल्कुल फ्री होल्ड की तरह एक इंडिपेंडेंट व्यू में दे दी जाए, एनुअल कोई रिटर्न या एनुअल कोई एक इंफॉर्मेशन एंटरप्रेन्योर से ले लिया जाए ऑन यूसेज, ऑन दैट टू ऑनलाइन, तो जी एक फिडलिंग खत्म होती है। उसको यूज के लिए, उसको आगे काम बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए, कोई नया लोन लेने के लिए, कई सारी चीजें, इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज आ जाते हैं कंप्लायंसेस में भी। तो अगर कंप्लायंट चीजें मिल रही हैं, तो 65-70% तो इन्वेस्टमेंट ही रह जाएगी। जी तो ही कैन इन्वेस्ट इन ए बेटर स्केल ऑफ ऑपरेशन, और बेटर वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उस पर अगर हम काम करते हैं, प्लस आईपीओ की एक भावना अभी नॉर्थ में कम है, जी हाफ ऑफ इंडिया में कम है, हाफ ऑफ इंडिया में बहुत अच्छी है, जी हाफ ऑफ इंडिया में कम है। अगर हम फाइनेंस को प्रॉपर लिक्विडिटी ला पाते हैं, जैसे आज चैलेंज है एमएसएमई के सामने, कि पहले 3 साल उसे काम करना है, उसके बाद वो एंटर कर सकता है आईपीओ मार्केट। इनिशियल स्टेज से ही आज 500 करोड़ के टर्नओवर तक का एमएसएमई है। जी इनिशियल स्टेज से ही अगर उसको सपोर्ट मिलती है, तो वो डेट को कम करके, क्योंकि डेट ऑलरेडी कॉस्टली है यहाँ पर कंपेयर टू देम। वहां जी अगर 4 से 5% है चाइना में, तो यहाँ पर 8 साढ़े 8% से कम नहीं है ब्याज। जी जी लेकिन हम इसे कॉस्टली नहीं कह सकते कंपेयर टू पहले जो होता था। पहले जो होता था उसे आज कम है। लेकिन वेन वी कंपेयर इट विद अदर कंट्रीज, तो कहीं ना कहीं उसमें गैप है अभी भी। तो हम क्या देख रहे हैं कि हम डेट का पोर्शन ही घटवा लें, जी आईपीओ इंक्रीज हो जाए, रिपेमेंट कम हो जाने से, रिपेमेंट ऑफ टर्म लोन एवरी ईयर कम हो जाने से, वो पैसा री इन्वेस्ट होगा इंडस्ट्री में। जी तो इस पर हम लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि एमएसएमई तेजी से ग्रो कर सके। तो यहाँ जी। पर हम सरकार से बात कर रहे हैं रेगुलर। उम्मीद है कि हम लोग सक्सेसफुल हो जाएंगे। सर आज की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में अब जो है बिजनेस करना कितना आसान हुआ पहले से, या अभी भी कुछ दिक्कतें हैं उसमें? देखिए, जो जो यहाँ पर एमओयूज हुए 40 लाख करोड़ के, युवाओं ने जो इंटेंट शो करी, वही जी कॉन्फिडेंस शो कर रहा है गवर्नमेंट में, कि भाई किस तरह से प्रैग्मेटिकली आदमी आगे आ रहा है, काम करना चाहता है, उद्योग लगाना चाहता है। पहले तो ये था जी भैया ट्रेनिंग कर लो, एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोल लो, जी कोई होटल खोल लो, इंडस्ट्री मत लगा लेना, सुसाइड हो जाएगा। लेकिन आज ये स्थिति नहीं है। जी। तो अगर कोई एक अपना खुद का एक युवा उद्यमी है, मान लीजिए खुद का एक शुरू करना चाहता है कारोबार, इस पर एक अच्छा प्रोडक्ट भी है, तो क्या वो 2-3 साल में ग्लोबल ब्रांड को बना सकता है? ऐसी कंडीशन आ चुकी है अब? देखिए, बिना गुरु गत नहीं है। हम ये बात कह रहे हैं कि एमएसएमई को चाहे आप सब्सिडी की सपोर्ट कम कर दें, जी लेकिन एमएसएमई काम करने वाले कंसल्टेंट्स को सपोर्ट दे दें। उसका रीजन ये है कि कोई भी चीज को अचीव करने के लिए आज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से हर एक जना अब्रिस्ट नहीं है। जी एंड देयर हैज टू बी सम डेटा सिस्टम, डेटाबेस। जितने भी इंडस्ट्री ऑफिसेज हैं, दे शुड बी इक्विप्ड विद सम डेटा, कि क्या इंपोर्ट हो रहा है, कि व्हाट इज द रेडी मार्केट, व्हाट जी इज द प्रोडक्ट, कहाँ से उसका कंसल्टेंट मिलेंगे, कहाँ से उसकी टेक्नोलॉजी मिलेगी। तो युवाओं के लिए बहुत ईजी होगा उस चीज़ों को एक्सेस करने के, बचपन उन चीज़ों में फाइट करके टाइम खराब करें। तो उसका फोकस ब्रांड डेवलपमेंट पे ही होगा। जी कोई भी बच्चा जब इंडस्ट्री में उतरता है, तो वो कहता है मेरा 5,000 करोड़ का ग्रुप होगा, 10,000 करोड़ का ग्रुप होगा। वो पहले ही एक डिसाइड करके आता है। लेकिन जब वो शुरू करता है 2 करोड़ से, 1 करोड़ से, 5 करोड़ से, 10 करोड़ से, तो जी वो जो है 15 करोड़ पे 40 साल बिता देता है। तो वहां पर जो चैलेंजेस हैं आज वो कम हो गए हैं। आज वो 15 करोड़ पे नहीं बिताएगा, वो 100 करोड़ पे बिता देगा।
हो जी सकता है ही में रीच टू 100 करोड़, बट जो एस्पिरेशन है अभी 5,000 करोड़ की, जो आपने ग्लोबल ब्रांडिंग की बात करी, जी दैट इज पॉसिबल टुडे विद सोशल मीडिया एक्सेस। तो इसलिए डिजिटल वर्कफोर्स भी रीजनली स्प्रेड होनी जरूरी है। देयर कांट बी जस्ट क्लस्टर्स जी in particular regions. There has to be digital access and smart presence of skilled people in virtually every district, every area, and on. तो जी उनसे वो जब डिस्कशन आती है, बात आती है, तो नई आइडिया, नई बात सर्वे होती है। तो विद ट्रेनिंग्स, जी विद ट्रेनिंग एंड एवरीथिंग, हम लोग जो है इस बात को देख रहे हैं। आवाज आ रही है? कि हम लोग किस तरह से ओवरऑल विद हैंड होल्डर, विद बेस्ट ऑफ द कंसल्टेंट, बेस्ट ऑफ द ट्रेनर्स के साथ काम कर कर युवाओं को इससे जोड़ें। इस पर आई इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन इस पर काफी काम कर रही है। सर, एक आपने देखा होगा कि स्किल लेबर की भी समस्या रही है पहले उत्तर प्रदेश में। क्या इसमें कुछ सुधार आया है, और जो सरकार ने इसमें कुछ स्टेप लिए हैं, क्या इसमें कुछ असर दिख रहा है? मैं मिस कर गया वर्ड जी, कि जो स्किल लेबर हैं, जो ट्रेन लेबर हैं, उनकी कुछ दिक्कत स्किल्ड आ लेबर रही पे है? काम, जी जी स्किल्ड लेबर पे देखिए काम तो काफी हो रहा है। स्किल डेवलपमेंट मिशन भी बनी हुई है, आईटीआई भी बने हुए हैं। अभी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि उनके साथ जितने भी आईटीआईज हैं और जितने भी आईटी पार्क्स हैं, जी उनमें किस तरह से इंडस्ट्री को जोड़े। इंडस्ट्री को जोड़ने से क्या है कि इंस्टेड ऑफ हाइपोथेटिकल सिचुएशंस, जी एक रियल टाइम चैलेंजेस सामने होंगे, तो उन पर काम कर पाएंगे। लाइक एक कोई आईटीआई कम इक्विप्ड है, जी तो वो वर्कशॉप के रूप में काम कर सकती है। लेकिन कोई आईटीआई वेल इक्विप्ड है, तो वो उस कॉमन फैसिलिटी सेंटर के रूप में काम कर कर बहुत सारी इंडस्ट्रीज को एक सपोर्ट दे सकती है, मैकेनिज्म दे सकती है। और वहाँ जी एक ट्रेनिंग मॉडल भी क्रिएट होता है। और कोई आईटीआई ऐसी है जिनमें 3D स्कैनर्स और प्रिंटर्स अवेलेबल हैं, जो अवेलेबल हैं आज की डेट में, तो वो जो बाहर से मशीन आ रही है उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकती है। जी तो रिवर्स इंजीनियरिंग, तो जब वहाँ काम होंगे बाकायदा, तो वहाँ पर वहाँ की जो ट्रेनिंग्स हैं, वो लोग उस चीज के बारे में बहुत अवगत होंगे। तो ये काम शुरू हो गए हैं, ये जी काम चल रहे हैं, और बहुत अच्छे लेवल पे चल रहे हैं। तो आगे आगे हम भविष्य स्किल लेवल का भी, क्योंकि प्रोडक्टिविटी एनहांस करने के लिए और जी पर पर्सन एवरेज कॉस्ट ऑफ लेबर डाउन करना, एवरेज कॉस्ट आई एम से जी नॉट जी वेजेस, प्रोडक्टिविटी से ही हो सकता है। व्हेन द डिनोमिनेटर इज हाई, जी तभी वो चीज होगा। तो प्रोडक्टिव एनहांसमेंट तो स्किल्ड वर्कफोर्स से ही हो पाए। तो इस पर गवर्नमेंट काफी काम करे। तो सर, आपने देखा होगा सरकार बहुत सारी नीतियां बना रही है, लेकिन अभी भी आपको कुछ वो लूप होल दिखते हैं जहाँ पे सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जैसा बाहर भी जाते होंगे, विदेशों में भी जाते होंगे, तो आपको लगता है कि विदेशों में कुछ चीजें हैं जो अभी भी मिसिंग है, जिन पे सरकार को ध्यान देना चाहिए, तो जो विकास कार्य है वो और तेज हो जाएगा? अ, वैसे तो देखिए, हर एरिया में मिनिस्ट्रीज अपनी जगह काम कर रही हैं, सब बातें हो जी रही हैं। आई डोंट नो हाउ मच आई एम अवेयर अबाउट दो डेवलपमेंट्स, बट जी स्टिल मैं, आपने क्वेश्चन पूछा तो मैं अपने कमेंट दे रहा जी हूँ। बेसिकली क्या है कि हर कॉन्टिनेंट में इंडिया की प्रेजेंस इन वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक, और वहीं पे ही एग्जीबिशन, जी इंस्टेड ऑफ जस्ट एग्जिबिटिंग इन बड़े एरियाज में जहाँ पर उनके कोई टेकर्स ना हो, जी उसके बदले इफ दे ट्राई टू एग्जिबिट अमंग द इंडियन सोसाइटीज देयर, और वहां पर हमारे इंडियन वेयरहाउसिंग्स क्रिएट हो सकती हो, जी तो डेफिनेटली उसका बेनिफिट। और इंडियन इंडियन पोर्टल्स, इंडियन पेमेंट गेटवेज शोकेसिंग देयर, तो जी वो इम्पोर्टेंट है कि हर कॉन्टिनेंट में हमारी प्रेजेंस कैसे हो। ओएनडीसी को हमें और डेवलप करना पड़ सकता है, जब विद सपोर्ट ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो। जी तो उससे क्या है कि छोटा ट्रेडर और छोटा इंडस्ट्रियलिस्ट भी अपना माल बाहर बेच पाएगा, विच विल बी रियल स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया। तो एक रियल स्ट्रेंथ बनेगी। तो आपने देखा होगा आजकल स्टार्टअप की बात बहुत चल रही है। जो बहुत सी यूथ हैं वो जॉब करना नहीं चाहते, थोड़ा सा सोचते हैं अपना स्टार्टअप शुरू किया जाए। कोई सलाह आपकी रहेगी इसमें, जो आपके एक्सपीरियंस रहा है, किस तरह की दिक्कतें आती हैं जो उनको ध्यान में रखना चाहिए? देखिए, स्टार्टअप के साथ सबसे बड़ा जो इशू अभी है, उनका जो आइडिया है वो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट तक जाना जरूरी होता है। तो उस जी पीरियड में द उनका सक्सेस रेट जो है 8 से 10% ही है अभी। जी और बाकी लोग जो है कहीं ना कहीं बेचारे डिस्टर्ब हो जाते हैं, युवा। तो लेकिन दे आर वेरी एस्पायरिंग पीपल एंड वेरी इनोवेटिव। जो जी फेल हो रहे हैं वो भी इनोवेटिव है, तभी वो सोच पा रहे हैं स्टार्टअप्स के बारे में। लेकिन ज्यादातर अज्यूम्ड और हाइपोथेटिकल होने के बदले, मैं दोबारा इस बात को कहूंगा, जी हम लोग क्या है कि जैसे इंडस्ट्री है, एमएसएमई है, काम कर रही है, हम लोग उनको रियल टाइम चैलेंजेस दे सकते हैं।
जैसे हमारा रियल टाइम चैलेंज है कि भाई हमारे केमिकल की कंजम्पशन आपने कम करनी है। जी और सक्सेस, अब हमें क्या है, उन्हें एक तो सक्सेस फी देनी है बाद में, उनके उस टाइम की केयर भी देनी है, जी प्लस उन्हें एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमें कॉस्ट देनी है जी अपना, मतलब उनको एक कॉस्ट भी देनी है और उसको वो भी देना है, जी एवेन्यू टू वर्क ऑन। तो वो जब वो काम करेगा, ट्रायल रन कॉस्ट पे काम करेगा, तो ट्रायल रन कॉस्ट इंडस्ट्री कई बार बोझ मानती है। जी तो हर एक जना उतने प्रेगमेटिकली डिसीजन नहीं ले पाता, उतनी स्ट्रांगली डिसीजन नहीं ले पाता। तो इसमें अगर कुछ ट्रायल रन कॉस्ट में वर्किंग विद स्टार्टअप्स, अगर कहीं पर कोई एक चीज मिलती है, जी कोई सपोर्ट मिलती है, तो डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग हो जाएगी। बात सपोर्ट की नहीं है अकेली, जी जी फाइनेंशियल सपोर्ट की, इट विल सपोर्ट द डिसीजन मेकिंग। तो जी उससे क्या होगा कि स्टार्टअप्स को भी एक जर्नी मिल जाएगी इंडस्ट्रीज में एक्चुअल सिचुएशंस पे काम करने की। तो उन्हें कहीं पर वाटर बैलेंस, पानी की कंजप्शन कम करानी है, जी कहीं किसी चीज की प्रोडक्टिविटी बढ़वानी है, कोई पावर एनर्जी कंजप्शन कम करानी है, तो दे विल रियली हैव टाइम टू वर्क ऑन दोज थिंग्स। जी तो उनकी ट्रायल एंड कॉस्ट कवर हो जाए, क्योंकि वो मेजर कॉस्ट होती है। जी तो जी सक्सेस भी तो अपने आप दे दी जाएगी, जब किसी चीज में प्रॉफिट आएगा तो सक्सेस भी दी जाएगी। तो इस पर काम कराना, स्टार्टअप को यूज करना, उनको रॉयल्टीज पे लाना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक जैसे जितनी लैब्स काम कर रही हैं, सेंटर ऑफ एक्सलेंस काम कर रहे हैं, सेंट्रल जी गवर्नमेंट की बहुत सारी लैब्स हैं हमारे बरेली में। हम समझें तो इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में है, कहीं पर CDRI का है, और सब लैब्स काम कर रहे हैं। दे हैव थाउजेंड ऑफ पेटेंट्स। जी उन पेटेंट्स की शोकेसिंग कराने के साथ साथ वो अगर अपनी गाइडेंस में वहीं पर इंडस्ट्री चलवाते हैं, तो उनको भी रॉयल्टी मिलेगी, उनके भी खर्चे पूरे होंगे और इंडस्ट्री भी पनपेगी। जी जी तो ये सपोर्ट्स भी कहीं ना कहीं लिंकेज की जरूरत है, बहुत सारी चीजों में इनोवेशंस को जोड़ने की जरूरत है, उस पर काम कर सकते जी। तो मैं बहुत सारी बातें की हैं, कुछ मैं आपसे पूछने के लिए रह गया हूँ, आप बताना चाहें तो बता सकते हैं। हैं। नहीं नहीं, आपने बहुत सारी बात की, मुझे अच्छा लगा कि भाई मुझे इन सब बातों में बात करने का मौका मिला। और मुझे ऐसा लगता है ग्राउंड रियलिटीज यही हैं जी कि हमारी, जैसे आपने बात कहा कि हम लोग कोई अगर अच्छी सजेशन लेके गए हैं, जी तो उस पर अच्छी एक डिबेट हो सके, और जब पॉलिसी बनने लगे तो उनमें इंडस्ट्रीज का रिप्रेजेंटेशन थ्रू एसोसिएशंस, एक्रेडिटेड एसोसिएशंस। जी जी कई ऐसी भी सिचुएशन है कि एक्रेडिशन भी जरूरी है एसोसिएशंस का, जी बिकॉज वो कितने लोगों को की वॉइस है वो एसोसिएशन, जी हाउ दे आर, कितना वो होमवर्क करके आ रहे हैं, तभी अच्छा एक चीजें हो पाएंगी। तो वो भी एक रिक्वायरमेंट है। तो मेरे को लगता है कि वी कैन डू गुड टू द जी नेशन, हमारा अपना तो अच्छा हो ही जाएगा सब। तो ये हमारा मानना है। सो नाइस। आपका बहुत बहुत आभार है कि भी आपने हमें इतना मौका दिया अपनी बात कहने का, और आपने क्वेश्चन भी इस तरह से डायरेक्ट करे कि हम अपनी बात कह पाए। सो जी सर, नाइस। आपने आपसे बहुत अच्छी बात हुई और एक चीज समझने को मिली किस तरह से यूपी में जो बदलाव आ रहे हैं और क्या सरकार सोच रही है, और जो सरकार की नीतियां और गवर्नमेंट वो जमीन पे कितना उनका असर दिख रहा है। तो बहुत कुछ आपसे सीखने को मिला। और मैं तो व्यूअर्स से भी कहूंगा कि आपको हमारी दिनेश सर के साथ ही बातचीत कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आपका कुछ सवाल हो तो भी जरूर लिखिएगा, फिर हम फिर से दोबारा जो है दिनेश सर से बात जरूर करेंगे। सर, आपने जो है यूपी तक को अपना समय दिया, बहुत सारी हमने बात की। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।